गुड इवनिंग, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। देखिए, 5 की पड़ताल में रोज हम एक विषय पर बात करते हैं। अब एक ऐसा विषय है, क्योंकि आप राजनीति, पॉलिटिकल पार्टीज, उन चेहरों को अगर रोज सुनेंगे तो एक शब्द रहता है, या होल एंड सोल उसकी फीलिंग्स वही रहती है, क्या? नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता। नैतिकता के आधार पर ये करो, नैतिकता के आधार पर वो करो। लेकिन जब सरकार इसी नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए, जो कि सरकार की तरफ से कहना है कि नैतिकता होनी चाहिए, उस बिल को भी आप समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाए जाने वाले बिल, जिसको लेकर घमासान है। विपक्ष खुलकर इस बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस बिल का सदुपयोग नहीं, उपयोग नहीं, दुरुपयोग होगा उन स्टेट्स में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। बिल की जांच के लिए बनी जेपीसी में कई सारे सदस्य होते हैं, लेकिन अब टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इससे किनारा कर लिया। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पास हो जाएगा ये बात कह दी। उन्होंने कहा, विपक्ष इस बिल का विरोध करके लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। पार्टी कह रही है, सत्ता पक्ष में बैठी हुई, कि लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर बड़ा प्रहार कर रहे हैं, एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं। क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है? यह सवाल मैं जनता के सामने भी रखता हूं। अमित शाह ने इस बिल पर विपक्ष को घेरा है, इस विरोध को ही अलोकतांत्रिक करार दिया है। अमित शाह ने कहा कि जेल से सरकार चलाना लोकतंत्र का अपमान है, बिल पारित होना जरूरी है। अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए उम्मीद जताई कि विपक्ष में भी कई लोग नैतिकता के आधार पर इस बिल का समर्थन करेंगे। ये हो गया सरकार की तरफ से। अमित शाह ने ही इन बिलों को इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद जेपीसी में भेजने की बात कही थी। लेकिन तब से ही मैं ये कह रहा हूं कि सरकार कह रही है कि हम लोगों की सरकार है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, तो विपक्ष को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया जा रहा? या फिर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करने की नीति पर आगे बढ़ रहा है? इसी पर करेंगे सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस हैं, सुनिए जरा। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। मगर इतना जरूर होता, अगर ये कानून होता तो उनको इस्तीफा दे देना पड़ता। वो जो मैं मानता हूं कि देना चाहिए। बाहर निकलकर जब पब्लिक विरोध करने लगी तो उन्होंने दे भी दिया, मॉरल ग्राउंड पर ही दिया। अब कानूनन देना पड़ेगा, इतनी ही बात है। तो चुनाव फेस करने के पहले उन्होंने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देकर आतिशी जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री, क्योंकि जैसे ही घूमने लगे पब्लिक ने सवाल करे। इस देश में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह करे, उनको मालूम है इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट? चाहे वो आईटी के हों, ईडी के हों, सीबीआई के हों। तो जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यूपीए के टाइम पे वैसे ही था, अभी भी ऐसे ही है।
कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। ये आंतरिक विपक्ष और बाह्य विपक्ष दोनों को खत्म करना चाहते हैं। क्या अमित शाह जी ने ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी सुनी है या नहीं सुनी है, या सुन के अनसुना कर दिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ईडी से आप तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हो, किसके इशारे पे काम कर रहे हो? पर क्या आप मुझे बताएंगे कि स्पीकर ने कभी पैरा मिलिट्री फोर्स आजाद भारत में नियुक्त हुई थी मार्शल के रूप में? जरा ये बता दें पूरे देश को। ये आप अनोखे हैं, आपकी सरकार अनोखी, जो पैरा मिलिट्री फोर्स सदन के परिसर में लगा रही है। यानी आप सांसदों को डराने के लिए, धमकाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल कर लेंगे। विरोध हमारा अधिकार है। कभी राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा ही नहीं। एक दूसरे पेपर को जिसे फाड़ते हुए दिखाया जाता है वो ऑर्डिनेंस नहीं था। तो झूठ की एक सीमा होती है। कम से कम जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग तो झूठ न बोले। मैं कहना चाहता हूं ये आरोप झूठा है। तो लोकतांत्रिक देश है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं, लेकिन मैं ये सवाल बार बार सत्ता पक्ष से पूछ चुका हूं कि आप कह रहे हैं कि हम देश की ऑडियंस को, देश की जनता को अपने कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं। तो मेरे मन में ये सवाल आता है, तो जो आपके साथ सदन में बैठते हैं या टीवी न्यूज डिबेट में बैठते हैं आपके साथ, आप उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले पाते? इतनी असक्षम तो मेरी सरकार नहीं हो सकती। मेरी इन द सेंस भारत सरकार, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जैसे मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। इस डिबेट को मैं ओपन कर रहा हूं। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी जुड़ चुके हैं। राकेश सर नमस्ते आपको। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान साहब जुड़ चुके हैं। खान साहब सलाम वालेकुम, नमस्ते, इस्तकबाल आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता ईशान त्यागी जुड़ चुके हैं। ईशान भाई बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत दिनों बाद देख रहा हूं, अच्छा भी बहुत लग रहा है। और रत्नाकर जी भी मुझे नजर आ रहे हैं। रत्नाकर भाई नमस्ते आपको भी। इस डिबेट की ओपनिंग में ईशान आपके साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि विपक्ष की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ईशान, हमारे देश में कांग्रेस ने क्या कुछ किया, क्या अचीव किया, वो मैं मानता हूं उन चीजों को, कोई और माने ना माने। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं मानता हूं उस बात को। लेकिन राजनीति में शुचिता हो, राजनीति में नैतिकता की बात हो, उससे जुड़ा अगर कोई बिल सरकार लेकर आए तो शुरुआती दौर से उसका विरोध करना क्या जायज है? ये मैं आपकी कांग्रेस की, आपकी पार्टी की लीगेसी को देखते हुए सवाल पूछ रहा हूं। रोहित भाई, विडंबना सबसे बड़ी आज की डेट में ये है कि नैतिकता की बात, मॉरल वैल्यूज की बात अमित शाह कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि नैतिकता राजनीति में होनी चाहिए। आपने अपनी जो ओपनिंग थी वो नैतिकता से स्टार्ट करी आपने, कि आप जरूर सुनते होंगे। देश में जब से अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री बने हैं, इतने हादसे हो चुके हैं ट्रेनों के कि अश्विनी वैष्णव जी ने रिजाइन किया। चलिए छोड़ दीजिए, सब तो छोटे लोग हैं इन लोगों के सामने, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के सामने। गृह मंत्री जी की बात कर लेते हैं, अमित शाह जी की। मणिपुर जल रहा है, पिछले 1.5 साल से ज्यादा हो गया। क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर रिजाइन किया? पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, सुरक्षा चूक हुई, सुरक्षा चूक उनकी सरकार ने भी मानी। क्या उन्होंने अभी तक कोई नैतिकता के आधार पर रिजाइन किया? तो अमित शाह जैसे लोग जब नैतिकता की बात करते हैं तो शर्म आती है, पहली बात तो इस बात को। हाँ, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, जब गोवा में ये सरकार गिराते हैं, जब कर्नाटक में ये सरकार गिराते हैं, जब मध्य प्रदेश में ये सरकार गिराते हैं, जब पौंडीचेरी में ये सरकार गिराते हैं, जब महाराष्ट्र में ये सरकार गिराते हैं, पैसे के दम पे सरकार गिराते हैं, सबको पता है। विधायकों को खरीद के सरकार बनाते हैं, तो तब कहां चली जाती है नैतिकता राजनीति में? ठीक है, ये अमित शाह जी को सोचना चाहिए, इस बात पे विचार करना चाहिए उनको। देखिए रोहित भाई, खेल ये है कि पहले इलेक्टोरल बॉन्ड होते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड में लाखों करोड़ रुपए का, इनको हजारों करोड़ रुपए का चंदा आता था भारतीय जनता पार्टी को। तो विधायक खरीदने में आसानी रहती थी। अब क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिए, बोला कि ये असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरह से आप नहीं चंदा ले सकते, हजारों करोड़ रुपए आप दुरुपयोग कर सकते हैं।
तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है कि जो ऑपरेशन लोटस पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे से चलाती थी, उसको अब सुनियोजित रूप से संविधान में लाके एक चुनी हुई सरकार को, विपक्ष की सरकार को गिराने की कवायद में है। ईशान, मैंने 2 मिनट आपको दिए, एक बार ओपनिंग सबका हो जाए, नॉन स्टॉप 2 मिनट आपने बोला, लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, कि पांडिचेरी में क्या हुआ, कि गोवा में क्या हुआ, दल बदल कानून था ही ना देश में। वो कह रहे हैं कि अभी हम नैतिकता की बात करें, 30 दिन कोई जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल जी 177 दिन 78 दिन जेल में रहे, वो सीएम रहे जेल के अंदर, वो तो इसके लिए लेकर आ रहे हैं ना बिल। मैं आ रहा हूं, एक बार ओपनिंग सबकी हो जाए। कुमार राकेश जी प्लीज आप आइए, मैं चाहता हूं कि आप आए। आपने बहुत सारी चीजों को देखा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि लोकतांत्रिक तरीकों से हम अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, बिल भी लोकतांत्रिक तरीके से ही आया है। विपक्ष ने कहा हमें विश्वास नहीं है, तो गृह मंत्री जी ने कहा ठीक है आपको विश्वास नहीं है, आपको विश्वास में लेंगे, जेपीसी में जाएंगे। लेकिन जेपीसी में भी विरोध, कह रहे हैं ड्रामा है, ये पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, जेपीसी कोई कमेटी थोड़ी है, ये तो ड्रामा हो रहा है। आ रहा हूं ईशान भाई, एक एक ओपनिंग ले लूं सबका। राकेश सर। रोहित जी, जब वो कह रहे हैं कि जेपीसी ड्रामा है, संविधान ड्रामा है, पार्लियामेंट ड्रामा है ना, सब कुछ ड्रामा है, तो रियल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन तो जिसकी कॉपी लेकर जाते हैं वो भी पिछली बार धीरेन्द्र चौधरी ने कह दिया था नकली संविधान है। जब नया सदन में लाया गया था पिछले वर्ष, तो चूंकि उनको लगा कि ये तो जो पुराना संविधान था, जो ओरिजिनल संविधान था, उसमें 1975 से का जो 42वां संशोधन नहीं था, ठीक है ना, तो उसमें प्रेम्बल में नहीं था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, तो उसमें उन्होंने कह दिया गलत संविधान है। फिर बाद में उन्होंने माफी मांगी, फिर गलती हो गई। चूंकि जो पुराना संविधान ओरिजिनल संविधान था, उसमें वो इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया इमरजेंसी के दौरान जो 42वां संशोधन था, उसमें उद्धृत नहीं था। जो सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक की बात है। अभी ईशान जी को सुन रहा था, नैतिकता की बात, हमारे यहाँ बड़ी कहावत है कि जो नैतिक है वो नैतिकता की बात कर तो अच्छा लगता है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब जो कांग्रेस यदि नैतिकता की बात करती है तो उसको पहले 3 बार सोचना चाहिए, 5 बार, कि अपने अंदर झांकना चाहिए कि कितनी नैतिक रही है, कितनी नैतिक नहीं रही है। उन्होंने मणिपुर की बात कही है। मैं आपको 1949 से लेकर के 80s क्या 2013 तक का मणिपुर का इतिहास बता सकता हूँ कि किसके कारण गलतियां हुई, ऐतिहासिक ब्लंडर्स हुए, ठीक है, और कैसे कैसे मणिपुर को किस तरह से किया, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। पहलगाम की बात कही, रेल मंत्रालय में पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, कांग्रेस के ही एक एमपी ने दिया था कि घटनाओं में, हादसाओं में कमी आई है, तेजी आई है, तो उन्होंने कहा बहुत अपेक्षाकृत कमी आई है। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने कह दी आरोप की विधायकों खरीद की बात, तो इनके जो जिम्मेवार प्रवक्ता को बोलना चाहिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि इन्होंने खरीद बिक्री की है, इनको बीजेपी को कटघरे में लाओ, बंद करो। राकेश जी, हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जा जाएगा। कांग्रेस बार बार कह रही है हमने इतनी पावर पॉइंट दिखा दी, हमने इतने सारे डेटा दे दिया वोट चोरी का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा, बॉन्ड हमको धमका दिया कि लिख के दो वरना माफी मांगो। अरे भाई, तो लिख के देने में क्या दिक्कत है? यदि हम सच है तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? हम सच है तो 50 बार लिखवा लो। यदि हम सच हैं तो उसमें कौन सी हेठी हो गई, कौन सी प्रॉब्लम हो गई? यदि मांग लिया इलेक्शन कमीशन ने तो उसमें कौन सी आपकी इज्जत घट गई? लीडर अपोजिशन आप रहेंगे, देश के नेता रहेंगे, कांग्रेस के नेता रहेंगे, उसमें कोई कमी वाली बात तो नहीं है ना रोहित जी। बात यदि लिख के मांग लिया तो उसमें कौन सा आपका इज्जत कम हो गया? ठीक है ना। मुद्दा इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी आया था, गया, आया चला गया, तो मुद्दा मैं उसमें नहीं जा रहा। मुद्दा ये है कि जो बात कही अमित शाह जी ने कि भाई 30 दिन तक, है ना, साबित नहीं होता है तो 31वें दिन इस्तीफा देंगे। यदि उसके पहले आपको मान लिया बेल मिल जाता है तो आप रहेंगे। उन्होंने कहा भाई, अमित शाह ने खुद कहा कि मेरे पे आरोप लगे थे, मैं अपने को ये किया, उनको बदर किया गया, उसके बाद 96 डेज वो बाहर रहे हैं, और उस 96 डेज बाद आए। तो जब आदमी खुद ही, प्रधानमंत्री ने बाद में आके खुद ही आकर के अपना नाम भी डलवाया, तो प्रधानमंत्री खुद को भी उस कटघरे में खड़े करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। देश में अच्छी चीज हो रही है तो होने दो ना। ठीक है। अब बार-बार हर चीज अगले सेशन में आऊंगा तो पूछूंगा क्या दिक्कत है, कांग्रेस को दिक्कत क्या है या विपक्ष को दिक्कत क्या है, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले पा रही सरकार। एक बार ओपनिंग में सबका ले लूं। मैं खान साहब आपके पास आ गया। खान साहब, जेपीसी में जाइए, जेपीसी में आपका प्रतिनिधि जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी उनको। आ रहा हूं ईशान भाई, आप हाथ उठा रहे थे, आ रहा हूं, लेकिन खान साहब एक रिएक्शन दे दे। तो खान साहब जाना तो चाहिए ना, जेपीसी को ड्रामा बोल देंगे क्या? चले जाना चाहिए, बातें रखनी चाहिए, आपके अच्छे इनपुट्स होंगे, ले लेंगे। अनम्यूट कीजिए खुद को खान साहब। मैं 2-3 मुद्दे आपके पास रखना चाहता हूं, और वो मुद्दे ये हैं कि आप ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट
जब देश के अपोजिशन के ऊपर सीबीआई और ईडी के जरिए 500 से ज्यादा केसेस किए जाते हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? नील बटा सन्नाटा, यानी कि उन केसों में कोई भी आरोपी नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आप इलेक्शन कमीशन की तरफ आ जाइए। अभी ये वरिष्ठ पत्रकार जो कह रहे थे कि इनको लिखित में देना चाहिए, हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पे कि अगर हम रिसीविंग देते हैं, अगर हम कुछ लिखित देते हैं तो इलेक्शन कमीशन हमको रिसीविंग नहीं देती है, कुछ चीजों का रिसीविंग देखती है, लेकिन उसको हमारे सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये साफ शब्दों में हम बात कह रहे हैं। तो आपको कैसे लगता है कि जो स्वायत्त संस्थाएं थी, जो मतलब जिसको हम कहते थे इंडिपेंडेंट सीबीआई ईडी के 500 जी जिसको कहते थे कि 500 सीबीआई के केसेस आते हैं और नील बटा सन्नाटा सारे विपक्ष के ऊपर होते हैं और कोई भी आरोपी नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये इलेक्शन कमीशन का जो रवैया आजाद भारत में देखा गया है, पहली बार कितनी बेशर्मी के साथ, बेहूदगी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और आपको नहीं लगता है कि जितनी स्वायत्त संस्थाएं थे उसके ऊपर देश में कब्जा हो चुका है? मैंने ये सवाल उठाए हैं। हाँ साहब, आपका ओपनिंग इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा, लेकिन अब प्लीज जल्दी से आ जाइए। वो 130वें संशोधन के बाद पर भी पीएम सीएम मंत्री रहेंगे, उसमें तो आरजेडी को क्या दिक्कत है? आपको जेपीसी में जाना चाहिए ना। हम तो कहते हैं ना कि एक मशीन है, एक मशीन है, इंडिपेंडेंसी नहीं है। जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं थी वो नहीं है, उसके ऊपर डायरेक्ट जो है केंद्र सरकार का दबाव है। तो आपको कहां से लगता है कि बेहतर तरीके से काम हो पाएगा, निष्पक्षता से काम हो पाएगा, जहां एक विशेष मशीन है भारतीय जनता के पास, जिसको देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उसकी जंग जेल की सलाखों के पीछे है, उसको डिप्टी सीएम बनाते हैं, उसको कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं। अब देख लीजिए ना, सीबीआई ईडी, आप असम के जो हेमंत बिश्व शर्मा हैं, उनके ऊपर भी थी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि केस थोड़ी बंद हुआ। वो कह रहे हैं कांग्रेस से छूट कर हमारे पास आ रहे हैं, कांग्रेस में स्पेस नहीं है, राहुल गांधी इनसिक्योर है। अभी प्रधानमंत्री ने कहा था जब ओम बिरला जी ने टी पार्टी दी थी। ऊपर यकीन कर लिया जाए। ठीक है आरजू जी, आपका पहला ओपनिंग आ गया। अब मैं सबसे लास्ट में रत्नाकर जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म में आप लोगों के लिए खोल दूंगा, एक एक ओपनिंग हो जाए बस। रत्नाकर जी सबसे लास्ट में इसलिए आया ना क्योंकि आप जानते हैं आप हैं एकदम सत्ता में, केंद्र में भी आपकी सरकारें, राज्य में आपकी सरकारें बहुत स्ट्रांग है। आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो विपक्ष, आपने विपक्ष को इतना डरा के क्यों रखा हुआ है, मुझे बताइए। आप कुछ भी लेकर आते हैं, विपक्ष कहता है हमारे खिलाफ ही हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे। अब 130वां संशोधन जो आ रहा है उसमें तो बातें ऊपर ऊपर बहुत अच्छी हैं। कल तक अंदर खाने से ये भी खबरें आ रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को इससे बाहर कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं वीआईपी थोड़ी हूं, मुझे भी रखो, यह भी शुचिता होनी चाहिए। तो आप इतना डरा के क्यों रखा है आपने विपक्ष को? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने किसी पैनलिस्ट के बीच में एक बार भी इंटरप्ट नहीं, कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, मुझे उम्मीद है। हाँ, सारे लोग अपने टर्म पे ही बोलेंगे और मुझे बोलने का जितना मिनट आप मौका देंगे मैं उतना ही मिनट बोलूंगा, दूसरे में इंटरप्ट भी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो उसको जैसे के तैसा जवाब भी देना। नहीं ठीक, अब देखिए, अब आप डिबेट, फिर वो बोलेंगे डिबेट में भी आप धमका रहे। नहीं, अभी उसमें एक हेल्दी डिबेट हो जाए, बताइए ना। आप डरा रहे हैं क्या? विपक्ष इतना डरा हुआ है? नहीं, डराने की बात नहीं, हम डराने वाले नहीं है। हम मैं क्या है, बातें जब आरोप लगाकर भाग जाना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो आरोप लगाना जानते हैं लेकिन उसका जवाब लेना नहीं जानते हैं। अगर जवाब लेना नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से बीच बीच में इंटरप्शन जो है वो नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जो है शांति भाव से बातें सुनेंगे। देखिए, कोई डर नहीं है, क्यों डराएगा कोई कांग्रेस पार्टी को? भाई वो पार्टी है, पार्टी को किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए यार। इनको किस चीज का है कि इन्होंने जो पूर्व में घोटाले किए हैं, जो घपले किए हैं, उसका कच्चा चिट्ठा खुलने पे कहीं इनको अगर मंत्री बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो कहीं उनको जेल में न जाना पड़े और उनको मुख्यमंत्री पद से या केंद्रीय मंत्री पद से हाथ न धोना पड़े या मंत्री पद से हाथ न धोना पड़े, इसका इनको डर है। यही डर इनको सता रहा है बार बार। और देखिए, जहां तक 130वें संशोधन की बात है रोहित जी, एक आम नागरिक से आप पूछ लीजिए कि क्या उस व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए सरकार चलाने का? क्या उस मंत्री को अधिकार मिलना चाहिए उस महकमे को हैंडल करने का जो जेल में बंद है? हर व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां इसको गलत ठहरा रही हैं। और क्यों ठहरा रही हैं, मैंने अभी अपने पहले वक्तव्य में ओपनिंग कमेंट में बता दिया है। ठीक है जी। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं रोहित जी कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक तरफ मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं को इस कानून के तहत लाने का काम कर रहे हैं 123वें संशोधन के माध्यम से। वहीं पे
दूसरी तरफ इंदिरा गांधी थी जो संविधान को संशोधन करके 39वां संशोधन किया था और उस संशोधन में अपने आप को कानून से बचाने के लिए तमाम वो प्रयास किए गए थे जिससे कि उनकी गिरफ्तारी न हो और उनको बचाया जा सके। तो ये बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और कांग्रेस पार्टी की सरकार में, ये कहना चाहूंगा। और देखिए आज कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल कोई जनाधार इनके पास बचा नहीं है। इनको ये तक नहीं समझ में आ रहा है कि किस मुद्दे पे इनको विरोध करना है। ठीक है रत्नाकर भाई, आपका ओपनिंग आ गया, आप ही रहिएगा, अब ये डिबेट सबके लिए ओपन है। रत्नाकर भाई, आपने कहा ना अभी कि जनता डिसाइड करे, तो जनता डिसाइड करती तो है। मेरे पास और हम सबके पास, हम बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहे, जेल से बाहर आए तो कहा मुझे वोट देना, मेरी सरकार बना देना, वरना ये मुझे वापस जेल में डाल देंगे। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर रहे, इलेक्शन हुआ, हार गए, फिर चले गए वो पंजाब, अभी वो बाहर है। सत्ता में थे तो अंदर थे, सत्ता में नहीं है तो बाहर है। दूसरी तरफ झारखंड का एग्जाम्पल है हमारे सामने, हेमंत सोरेन जी जेल में गए, अपने पद से इस्तीफा दिया, वापस जनता की अदालत में गए, चुनकर आए, चीफ मिनिस्टर बने। तो जनता तो अपना काम कर ही रही है। आ रहा हूं ईशान भाई, 30 सेकंड दीजिए। रत्नाकर भाई 30 सेकंड में इस पर रिएक्ट कीजिए ना, जनता तो अवेयर है ही देश की। देखिए बिल्कुल जनता अगर अवेयर नहीं रहती तो तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चुनती। जनता यह जानती है कि कौन सी सरकार है और किसके नेतृत्व में उसको देश की सत्ता को सौंपना है। ठीक है। और वो बखूबी जो है उस सत्ता को सौंपती है। जहां तक मेरी बात है, मैं वही कहना चाह रहा हूं रोहित जी कि जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की भ्रम फैलाने की और जनता को बरगलाने की, तो इन्होंने पेगासिस करके भी एक मुद्दा लेकर आए थे। आपको याद होगा, फोन हैक कर लिए जा रहे हैं, डेटा हैक कर लिया जा रहा है, याद है? उसी तरह एसआईआर के मुद्दे पे भी आज विपक्ष समझ गया मैं। इफ यू कांट मेक इट कंफ्यूज्ड, ईशान नाउ यू हैव टू जॉइन इन। देखिए सीधे राहुल गांधी का नाम लेकर कहा दोहरे मापदंड। ये लोग जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है कह के 9900 सीट्स पर आ गए। इनको लग रहा है ये फॉर्मूला अभी फिर चल जाएगा। तो जो सामने आ जाए उसको कह दो लोकतंत्र पर खतरा है। एसआईआर हो जाए लोकतंत्र पे खतरा, 130वां संशोधन हो जाए लोकतंत्र पे खतरा, जहां पे दूसरों की सरकार है उसको गिरा के खुद आ जाएंगे। सिर्फ कंप्लेनिंग मोड पर रहेंगे। रोहित भाई आपको याद होगा 2024 का चुनाव आपने भी कवर किया था। हमने 10 डिबेट करी होंगे मुझे लग रहा है साथ में। 400 पार आ जाएंगे और संविधान बदल देंगे की बात किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने की थी। उसका ये नतीजा हुआ कि देश की जनता ने इनको 240 पे बैठा दिया, जो 400 पार की बात किया करते थे। ये तो रहा संविधान खतरे में का जवाब। संविधान किसने खतरे में डाला ये हम सबको पता है। अभी देखिए रोहित भाई क्या है कि आजकल कुछ जो निक्करधारी हैं, खाकी निक्करधारी, वो या तो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठ जाते हैं, इंडिपेंडेंट पत्रकार के रूप में बैठ जाते हैं। वो सिर्फ एक तरफा बात करने की कोशिश करते हैं डिबेट में, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। उन्हें पता है सब कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, सन का बैकग्राउंड कहां तक जाता है, कहां तक वो लोग अपने विश्लेषकों को भेजते हैं, वरिष्ठ पत्रकार बना के भी भेजते हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं एफिडेविट की, तो एफिडेविट की बात दोनों तरफ से करनी चाहिए। अगर राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगा गया था ना, क्योंकि डिबेट में बात आई थी कि उनको लिख के देना चाहिए, तो अनुराग ठाकुर को भी लिख के देना चाहिए, उनको भी नोटिस जाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। दूसरी बात, जब हम करते हैं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया, सेलेक्ट कमेटी में अगर आपको भेजना ही था और आपको उसको पास करवा तो लेंगे, मुझे पता है ये लोग करवा लेंगे, इनके पास भाई बाहुबल तो है। लेकिन एक बात बताएं मुझे मेरे मित्र यहाँ पर कि सेलेक्ट कमेटी से पहले क्या इन्होंने कंसिडरेशन किया था ऑल पार्टीज के साथ? वो भी तो प्रावधान है ना संविधान में, वो भी तो प्रावधान है ना संसद चलाने की प्रक्रिया में। अब आइए दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है कि आप जब हिमंता बिस्व शर्मा की बात आती है, उनको तो क्लीन चिट मिल जाती है, उनको सब मिल जाता है। अभी वैसे तो ये कह रहे हैं कि उनपे केस खुला हुआ है। केस पता है रोहित भाई क्यों खुला हुआ है चंद्रबाबू नायडू और हिमंता बिस्व शर्मा पे? कि कल को अगर वो भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने लग जाए चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि इनकी सरकार की एक बैसाखी तो अभी बिहार में साफ हो जाएगी, दूसरी बैसाखी जब लड़खड़ाएगी तो उसको जेल में पहुंचा के उसकी सरकार को अस्थिर करने के बाद उनको भी गिराने का चंद्रबाबू नायडू को ये काम किया जाएगा। और रही बात हेमंत सोरेन वाले मामले की, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया, हेमंत सोरेन जी ने जब रिजाइन करा और वो जेल गए, उसके बाद उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। मैंने यही बोला, मैंने कहा जनता अवेयर है, खरीद के
चंपई सोरेन को खरीद के उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को, हेमंत सोरेन जी को, उनको अस्थिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। हमने देखा किस तरह से चंपई सोरेन जी का सारा प्रकरण था। तो इसी तरह की शैली भारतीय जनता पार्टी की रही है। अब आती है अजीत पवार। एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अजीत पवार जिनको ये पानी पी पी के कोसते थे, हेमंता बिस्व शर्मा जिनको पानी पी पी के कोसते थे, मुकुल रॉय, शारदा नारदा, शुभेंदु अधिकारी, शारदा नारदा, अजीत पवार और वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जिन पे भी इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, उसके बाद वो पाक साफ हो जाते हैं। हमारे तो मित्र रत्नाकर भाई भी हमारे साथी थे और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो अब मुझे नहीं पता, वैसे तो बड़े पाक साफ आदमी है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इन पे कोई केस नहीं था, लेकिन क्या पता कि इनको भी कहीं नाप दे किसी दिन। एक 30 सेकंड का रिएक्शन रत्नाकर जी। और ईशान भाई आपने ना मेरे ज्ञान चक्षु और खोल दिए, इसलिए तो मैं कहता हूं आते रहा करो ईशान भाई, हमें भी बहुत कुछ देखने सुनने को मिल जाता है। अभी तक मैं कह रहा था ना ईशान भाई कि विपक्ष को डराने के लिए, लेकिन आपने बोल दिया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए, यानी अपनों को डराने के लिए भी विधेयक। एक और ऐड कर देता हूं, उसके बाद पूरा जवाब ले लीजिएगा। अभी देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री जी 75 साल के होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी ये बढ़िया, आपको चिंता भी है इस चीज की, मैं समझ रहा हूं। क्या अमित शाह जी ने इस कई प्रधानमंत्री जी रिजाइन न करे और अमित शाह जी, क्योंकि उनकी खुद की महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनना, क्या मोदी जी के लिए तो नहीं निकाला? मैं समझ गया ईशान भाई। रत्नाकर जी प्लीज उस पर रिएक्ट कर दीजिए। ये आपने अपनी पार्टी के लिए ही बनाया है और जो कांग्रेस इंडिया ब्लॉक है इनको आपकी चिंता है, इसलिए विरोध हो रहा है 130वें संशोधन का। 30 सेकंड दे पाऊंगा। राकेश जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं रोहित जी, थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिएगा मुझे। बहुत सारे आरोप लगाए हैं। देखिए हमारे पार्टी में बहुत सारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और आने वाले दिनों में वो तय होंगे। पार्टी के संगठन तय करेगा कि कौन जो है, उन्हीं को तो खत्म करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री का दावेदार है और वो है राहुल गांधी। उनके अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री का दावेदार बन ही नहीं सकता। ये कहलाता है परिवारवाद वाली पार्टी। और दूसरी चीज ये कह रहे थे, तमाम नाम गिना रहे थे, मुकुल रॉय का, अजीत पवार का, तमाम नाम गिना रहे थे। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं रोहित जी, देखिए इस सरकार में अगर कोई भी दोषी है, किसी के ऊपर भी केस चल रहा है, वो केस हटाने का केस बंद नहीं हुआ। मैं बोल चुका हूं पहले। अगर वो मंत्री बना हुआ है, अगर वो उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो उसके ऊपर अगर 30 दिन के अंदर 30 दिन उसको जेल में महाराष्ट्र से जाता है वो आरोपी बन के। अजीत पवार के केस में क्या हुआ? क्या अजीत पवार का केस बंद हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताइए। मेरी आवाज में रत्नाकर भाई पूरी आवाज आ रही है, सवाल भी जा रहा होगा ईशान भाई का। पूछे अजीत दादा पवार पर क्या हुआ। मैं अपनी बातें पूरी कर लूं। प्रश्न पूछेंगे रोहित भाई, प्रश्न पूछेंगे। आप चुप रहिए, आप रोहित भाई प्रश्न पूछेंगे। दूसरी चीज ये कह रहे थे, रोहित जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक बाहुबली सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा इतिहास में चले जाइएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बाहुबली है या कांग्रेस की सरकार जो है वह। आ रहा हूं राकेश, ईशान भाई आ रहा हूं। देखिए रोहित जी मैं यही कहना चाह रहा था कि आज ये कांग्रेस पार्टी जिनका भी नाम ले रही थी, वो सारे लोगों के ऊपर जो केस चल रहे हैं, किसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने केस बंद नहीं कराया और सारे लोग के ऊपर ट्रायल जो चल रहा है वो ऑलरेडी चल रहा है। और अगर किसी को भी 30 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा तो निश्चित रूप से उनको भी ये कानून उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। उनके लिए कोई अलग से कानून नहीं है कि पक्ष के लिए अलग कानून, विपक्ष के लिए अलग कानून। और ये बाहुबल का जो बात कह रहे थे, बाहुबल तो देखा ना लोगों ने कि कैसे इंदिरा जी के समय से संविधान को धता बताते हुए और तानाशाही रूप में कैसे देश में इमरजेंसी थोपा गया। ये बाहुबली तो मिल चुकी है, जनता भी अब तो डर चुकी है। कौन था बाहुबली और ये कौन था? और ये आरोप लगाने का जो काम कर रहे थे कि 240 पे समेट दिया गया। मैं एक ही जवाब देना चाहता हूँ, एक चीज कहना चाहूंगा जी। देखिए एक चीज कहना चाहूंगा, अगर इनका आरोप अगर सच्चा है कि हम जो है चुनाव के लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो क्यों हम बैसाखी की सरकार ये जैसा सही बात है, फिर तो आप 400 ले आते। ईवीएम थोड़ी, अब तो ईसीआई से ये आरोप है। ईशान भाई आ रहा हूं आपके पास, एक आरोप पक्का आरोप आपके पास। मेरे को स्क्रीन पर सिद्धार्थ शर्मा भी नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। सिद्धार्थ भाई बहुत स्वागत है आपका, तुरंत आ रहा हूं आपके पास।
एक बार राकेश जी का रिएक्शन लो, 1 मिनट में आ रहा हूं ईशान आपके पास। राकेश जी प्लीज आप आइए। राकेश जी देखिए ईशान भाई को, तो ईशान भाई राहुल गांधी कांग्रेस ये थोड़ी कह रही है कि हमें अपनी चिंता है, वो तो कह रहे हैं देश की चिंता है, और वो कह रहे हैं कि जो संशोधन हो रहा है 130वां, इसके तो आंखें दिखानी है, डरा के रखना है चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, एनडीए के नेताओं को ही। ऐसा है रोहित, ये जो कांग्रेस है 98 के बाद की जो कांग्रेस है, हाँ। ये ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है। तो उसके जितने भी प्रवक्ता जो भी हैं, हाँ। वो भी उसी तरह से नकली प्रवक्ता है जो कांग्रेस के नाम पे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने वो उस कांग्रेस को देखा है जिसके बीएन गाडगिल प्रवक्ता हुआ करते थे, प्रणब मुखर्जी प्रवक्ता हुआ करते थे, मार्गरेट अल्वा प्रवक्ता हुआ करती थी, डॉक्टर गिरिजा व्यास प्रवक्ता हुआ करती थी। और वहां जब ऐसे ऐसे प्रवक्ता जब आ जाते हैं तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है किसी पे कुछ भी बोल देना। दूसरी बात, अभी पिछले 6-7 वर्षों में 35 से ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया है। तो उन्होंने निक्कर पहना है, खाकी पहना है, वो है हिम्मत किसी को पूछ ले। ज्योतिराज सिंधिया, सुनील जाखर, जगदीश शेट्टीगार, गौरव बल्लभ, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, अनिल शर्मा, नाम बोल रहा हूं, रीता बहुगुणा, विजय बहुगुणा, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हार्दिक पटेल, ऐसे लोग हैं, लंबी सूची है। हाशिए पर है, मुद्दा ये है बीजेपी में इनको कांग्रेस कह रही थी ये बात। हाँ जितिन प्रसाद, हाँ जितिन प्रसाद हाशिए पे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हाशिए पे हैं, सुनील जाखर हाशिए पे हैं। अरे झूठ की भी हद होती है भाई। अरे झूठ बोलो, कम से कम ऐसा झूठ मत बोलो राष्ट्र विरोधी बोलो। और तीसरी बात, आप जब है ये इस तरीके से आ रहा हूं ईशान भाई, आ रहा हूं। अरे भैया आप तो कुछ हो भी नहीं, आप तो कांग्रेसी हो भी नहीं भाई, आप तो नकली कांग्रेसी हो भाई। अरे बदतमीजी, आप बदतमीजी किया, शुरुआत ईशान भाई मैं आ रहा हूं, लेकिन राकेश जी आपने कहा ना कि ये वो वाली कांग्रेस नहीं है, उधर से तुरंत आ जाएगा कि ये कौन सी वाली बीजेपी है, अटल आडवाणी वाली बीजेपी थोड़ी है, ये तो मोदी और अमित शाह वाली। तो इन चीजों पे नहीं जाते ना आप, दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार वक्ता है, अपनी अपनी बातें आप रख सकते हैं बिना पर्सनल हुए भी। आ रहा हूं सिद्धार्थ भाई, आप हंस रहे हैं, आ रहा हूं आपके पास। नहीं रोहित आप अपनी भूमिका में रहो, आप रोहित अपनी भूमिका में रहो। ये जो बकवास किए जा रहे हैं, आपने रोका इनको। मैं बोल रहा हूं ना, मैं प्रूफ कर सकता हूं ना, मैं बोल रहा हूं, आप प्रूफ करो, आप पहले प्रूफ करें। आप इस तरह की भाषा बकवास किए जा रहे हैं आप। नहीं, आप आरएसएस से की कहां से हैं बताइए ना, कौन से वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, कौन सा शुरुआत किससे की आपने? शुरुआत क्या काम किया आपने बताइए ना। आप नकली हैं, मैं बोलता हूं, आप जो दूसरे पे आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं ना, आप नकली हैं, मैं बोलता हूं, बताइए। आपने शुरुआत ईशान भाई आपने की, आपको मेहरबानी आपने पिंच किया था उनको। नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे पर्सनल ना हो। ईशान भाई भी बहुत शानदार वक्ता है, राकेश जी का भी अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं। राकेश जी एक्सपीरियंस है, वरिष्ठ हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, लहजे में रहिए, लहजे में रहिए, बता रहा हूं, रहिए आप सीखिए पहले जी। मैं चाह रहा हूं कि शानदार तरीके से बात हो, इस तरह की तीखम टिप्पणी ना हो। अभी सिद्धार्थ मुझे नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, मैं खुद दिल्ली में रहता हूं, मेरे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे अरविंद केजरीवाल जी, ठीक जैसी चीजें रही वो ठीक है, अब तो पुरानी चीजों पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी का तो उदय इन चीजों के लिए हुआ था ना कि राजनीति में शुचिता आएगी, किसी ने अगर कुछ कह दिया तो इस्तीफा देंगे, सारी कार्रवाई होगी। नहीं विश्वास आपको भी इस विधेयक पर? जब पीएम कह रहे हैं कि मुझे भी रखो, सीएम भी रहेंगे, हमारी पार्टी पर भी कार्रवाई होगी, आपकी पार्टी पर भी कार्रवाई होगी, आपको तो आना चाहिए, खुलकर आना चाहिए, जेपीसी में बातें रखनी चाहिए। जी रोहित भाई, मेरे ख्याल से भारत एक्सप्रेस के दर्शक बड़े समझदार हैं। जिस देश में उपराष्ट्रपति 1 महीने से गायब है, नहीं मिल रहे हैं, वहां पर किसी को 30 दिन में बेल मिल जाएगा क्या? कोई भी दर्शक समझ जाएगा कि यहाँ उपराष्ट्रपति गायब हो जाता है, वो नहीं मिलता है, यहाँ पर आप 30 दिन में बेल की बात कर रहे हैं। हुआ यह है कि आज चोर की दाढ़ी में तिनका वाला कहावत जो है वो सच हो गई है। अरविंद केजरीवाल का खौफ भाजपा में इतना व्याप्त है कि भाजपा ने अपने समर्थकों से आज कहा कि वो सरकार इसीलिए नहीं चला रही है कि वो समर्थकों को सुरक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी, शिक्षा देगी, सड़क देगी, पानी देगी, वो ये सब नहीं देगी। वो खुद कह रही है कि वो सरकार इसीलिए चला रही है ताकि वो आम आदमी को जेल देना चाहती है। अब भाजपा के समर्थक जो है वो खुद समझ लें कि भाजपा क्या है। आज भाजपा ने मान लिया कि केजरीवाल को जेल में उन्होंने इसीलिए डाला था ताकि उनके इस्तीफा के बाद सरकार गिरा दे, और वही मॉडल दूसरे विपक्षी राज्यों में भी लागू कर दे। तो केजरीवाल तेज थे, जेल से सरकार चला के देश भर के भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया उन्होंने। आपकी सरकार से सिद्धार्थ भाई, मैंने ना एग्जाम्पल भी दिया कि दिल्ली में आप केजरीवाल जी बाहर आए, हमने उनको कवर किया, उनकी बातें जनता तक पहुंचाई, उन्होंने कहा वापस मुझे सत्ता नहीं दोगे, वोट नहीं दोगे तो जेल में डाल देंगे, नहीं दिया। इसका सेम बिल्कुल उलट एग्जाम्पल हमने झारखंड में देखा।
हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा भी दिया, चंपई सोरेन को सीएम बनाया, वापस जनता की अदालत में गए, जीत कर आए। तो जनता को थोड़ी कोई बेवकूफ बना सकता है। रेखा गुप्ता जी तो दिल्ली की सीएम तो आज रेखा गुप्ता जी हैं, वो तो बाहर हैं। हाँ। फिर क्यों दिल्ली में सीवर बह रहे हैं, बिजली कट रही है, स्कूल के फीस बढ़ रहे हैं। हाँ। सत्ता को सेवा का उपकरण के बदले सजा का हथियार मानने के चलते ही भाजपा के मुख्यमंत्रियों का ये हाल है कि भाजपा के ही कार्यकर्ता ना उनके कार्यक्रमों में अब हंगामा करने लग गए हैं। आरोप पर विपक्षी अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजना अगर सही है, तो वैसे ही ईडी आरोपी हेमंत बिश्व शर्मा को अपने पार्टी के अंदर ले लेने वालों को क्या सजा देंगे। 28वें दिन विपक्षी सीएम जेल से सीधा अगर भाजपा में ज्वाइन कर जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा क्या? कानून समानता देता है रोहित जी या सजा देता है? अगर मंत्री को जेल सही है तो सत्येंद्र जैन मामले में 2 साल के बाद आरोप पत्र वापस लेने वाले पुलिस वालों को जेल क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कानून तो होता है समानता की। मतलब मैं पूछ रहा हूं, अगर कोई चेहरा जेल में है तो जेल से सत्ता चलाई जा सकती है। भारत की 140 करोड़ जनता में हर साल पिछले साल 70 लाख अपराध हुए थे। ये एनसीआरबी का भाजपा का अपना डेटा है। यानी सारे विषय सिद्धार्थ भाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि दुरुपयोग करेंगे इस बिल का। आप सिर्फ दिल्ली तक रुके हुए हैं की सेवा में। सिद्धार्थ भाई, एक अपराधी को दंड देने के काम तो न्यायालय पहले से कर रहा है। परफेक्ट, आपकी बात आ गई। 199 अच्छे लोगों की सेवा परफेक्ट बात आ गई। सिद्धार्थ भाई, आप सिर्फ दिल्ली तक ही इसको देख रहे हैं क्या? इंडिया ब्लॉक, आप तो बड़े चेहरे हैं, आप देश की राजनीति पर बात कीजिए ना। सिर्फ दिल्ली तक क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? इंडिया ब्लॉक कह रहा है कि दूसरे स्टेट्स में जहां सरकार नहीं है, हो सकता है पंजाब में भी नहीं है उनकी सरकार, तो इंडिया ब्लॉक तो ये कह रहा है कि जिन स्टेट्स में इनकी सरकार नहीं है वहां पर इसका दुरुपयोग किया जाएगा। आपको ये डर नहीं है, सिर्फ दिल्ली तक सीमित है। अभी तो पंजाब में आपकी सरकार है ना। नहीं, मैं सिर्फ इसीलिए तो कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने, जब इन्होंने आज मान लिया कि ये पूरा का पूरा योजना इसीलिए बना था क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में ये मात खा गए थे। अरविंद केजरीवाल ने जेल से सत्ता चला के दिखा दी। आज तो दिल्ली में जेल में जो मुख्यमंत्री है वो तो जेल में नहीं है, तब सरकार क्यों नहीं अच्छी चल रही है? सीवर क्यों बह रहे हैं? मामला केवल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, मामला हेमंत सोरेन का भी है। वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली की सड़कों पर, देश की सड़कों पर भी स्वच्छता अभियान चलाना चाह रहे हैं और सदन मंत्री, सीएम, पीएम, इन पर भी स्वच्छता अभियान चलाना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आपका ओपनिंग आ गया, बहुत शानदार आ गया। रत्नाकर जी 30 सेकंड दे पाऊंगा, फिर ईशान आपके पास आ रहा हूं। 30 सेकंड में रिएक्ट कर दीजिए। प्रभाकर जी, 2-3 चीजें हैं जिसका जवाब मैं देना चाहूंगा रोहित जी। रत्नाकर जी, पहली चीज, ये लोग जगदीप धनखड़ जी के बारे में इस तरह से जो भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहाँ है, खोजिए। ये जितनी विपक्षी पार्टियां टीवी चैनल पे अरे महाभियोग लाने वाले थे उनके खिलाफ, ये बातें नहीं थी क्या रिपोर्ट्स में थी? उनके आज बहुत चिंतित है। उनके आवास पे जाकर कोई नहीं खोज रहा है। अरे उनके आवास पे जाकर खोजिए ना, वो वहीं पे मिल जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, ये कह रहे थे सत्येंद्र जैन के बारे में, आपने इंटरव्यू देखा होगा रोहित जी, माननीय अमित शाह जी का। जी देखा। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सत्येंद्र जैन के ऊपर, जो ये कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन के ऊपर जो है तो वो तो नाहक ही जेल में रहे, उसके ऊपर तो आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि 4 केसेस अभी भी उनके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक केस में वो बरी हुए हैं और 4 केसेस में अभी भी एक केस आपने गलत किया था, यही तो हम पूछ रहे हैं। आप ये बता दीजिए भाजपा के प्रवक्ता कि एक केस जो वापस लिया था, वो जो केस था वो सही था या गलत था? ठीक है, ईशान भाई, नाउ यू हैव टू जॉइन। ईशान भाई प्लीज मुझे बता दीजिए ना कि इनकी नीति पर सवाल उठाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीयत पर? विश्वास किस पर नहीं है, इस बिल पर कि इनकी नीयत पर? इनकी मंशा पर विश्वास नहीं है। दिक्कत यह है भारतीय जनता पार्टी की कि चुनी हुई सरकारों को गिराना इनकी फितरत में रहा है, इनके खून में रहा है। चुनी हुई सरकार ये अब नहीं गिराते आए, ये जब से 10 साल से 11 साल से सरकार में आए हैं तब से ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं, उनको अस्थिर करके उनको गिराना ये चाहते हैं और अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। इस रूल के जरिए, इस लॉ के जरिए अगर ये बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, अमेंडमेंट हो जाती है पास पार्लियामेंट में, तो सत्ता में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए तानाशाह के हाथ में इस तरह की ताकत आ जाएगी कि वो जहां चाहे, जिसको चाहे, जो उसको पसंद ना है उसकी सरकार को गिरा सकता है, उस व्यक्ति को जेल में भेज सकता है। और अभी तो बात सिर्फ मंत्रियों की हो रही है और मुख्यमंत्रियों की हो रही है। कल को अगर ये लागू कर देंगे, विधायकों पे भी लागू कर देंगे, नगर पंचायत में भी लागू कर देंगे, नगर पालिका में भी लागू कर देंगे, सांसदों पे भी लागू कर देंगे, तो एक सत्ता में बैठे हुए तानाशाह के हाथ में इस तरह की ताकत हम लोग नहीं आने देंगे। और रही बात, सुनिए मेरी बात,
जो वरिष्ठ पत्रकार आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस पे या मेरे कांग्रेसी होने पे वो कोई ठप्पा लगाने का काम करे। रोहित भाई, अगर वो मुझ पे ठप्पा लगा रहे हैं तो आप बता दीजिए इनको जाके कि आपने असली कांग्रेस से प्रवक्ता मांगा था या नकली कांग्रेस से प्रवक्ता? नहीं, मैंने बोला उनको, मैंने बताया उनको, मैंने नहीं किया। ईशान भाई, आप तक आने दूंगा क्या चीजों को मैं, या मेरे किसी पैनल पर आने दूंगा? जैसे उन्होंने कहा, मैंने कहा सर आप ये बात करेंगे तुरंत आ जाएगी कि भाजपा पड़ेगी। आप मुझे पता है मेरे साथ खड़े हुए मेरे भाई हैं, लेकिन हैसियत नहीं है किसी की। नहीं, कोई बात नहीं, इन चीजों पर नहीं जाते ईशान, तुम बहुत अच्छी बातें रखते हो। लेकिन राकेश सर, मैं आपके पास आ गया। रत्नाकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूं, एक बार राकेश जी को इन्वॉल्व कर लूं। राकेश जी, विपक्ष का डर आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि दूसरी स्टेट्स में है? और 30 दिनों में ऐसे कई केसेस है ना, 30 दिनों में कहां कोई फैसला आ जाता है, कहां कोई दोषी या कन्विक्टेड हो जाता है? नहीं, मेरे सवाल कर रहे हैं आप? हाँ, राकेश जी आपसे। हेलो, हाँ, नहीं, विपक्ष पक्ष की बात नहीं यहाँ पे रोहित जी, मुद्दा है कि कानून का है ना। यदि कोई अच्छा कानून बन रहा है तो सब उसको समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस जो बोल रहे हैं हैसियत की बात करेंगे तो बहुत सारी लंबी बात निकलेगी, बहुत दूर तक जाएगी, है ना। उसमें मैं बहस कर सकता हूँ, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। उनकी बचकानी हरकतों पे मैं उनको माफी दे सकता हूँ। हाँ, ऐसा आपकी हैसियत बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, आपकी पार्टी क्या है? आपको बोलिए। अरे आपको मेरे बारे में नहीं मालूम है, आपको मेरे बारे में नहीं। बोलिए अरे मैं कह रहा हूँ 98 के बाद मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना। पढ़ाई करी होगी राकेश जी, हैसियत नहीं है आपकी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता है, आपको मेरे बारे में नहीं मालूम है, इसलिए आपसे बहस नहीं कर सकते। आप फालतू बातें मत कीजिए। देश देख रहा है, मैं किसकी बैटिंग कर रहा हूँ आपको नहीं मालूम है। मैं देश की बैटिंग कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र की बैटिंग कर रहा हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। आपको दिख रहा है, सब जानते हैं, मासूम नहीं है। सब जानते हैं, वो भी जान रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपकी बात को सुना। ईशान भाई पर सुन लेते हैं सर। मैं कह रहा हूँ विपक्ष का डर लाजमी नहीं लगता आपको? राकेश जी, मैं क्या कह रहा हूं कि विपक्ष का डर और डर की बात नहीं। यहाँ जब जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, उसको किसी का डर नहीं लगता, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आई डोंट केयर, क्योंकि मैं राष्ट्र के साथ कर रहा हूं जो राष्ट्र के लिए अच्छा है, जो राष्ट्र के लिए बेहतर है। यदि कांग्रेस कोई बता दे पिछले 10 वर्षों में या 15 वर्षों में, 10 वर्षों में कि किसी भी सरकार के किसी भी अच्छे काम की तारीफ की हो, ये राहुल गांधी जाके पत्रकारों को पीटते हैं, अमेरिका में शर्म नहीं आती है। ये आपने वाजिब पॉइंट दिया राकेश सर, आपने वाजिब पॉइंट दिया। इस बीच आप बोलते रहेगा, ये तस्वीरें जो मेरे दर्शक देख रहे हैं ना टीवी स्क्रीन पर, रोहित सर, इंडिया टुडे के पत्रकार को कॉलर पकड़ के गुजरात से लाइव तस्वीरें हैं, गुजरात से लाइव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं, इस खबर पर भी नजर हमारी बनी हुई है और 5 की पड़ताल तो जारी है। तस्वीरें एक बार दिखाना था, लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर है, रोड शो कर रहे हैं, भीड़ आपको नजर आ रही होगी। राकेश जी प्लीज। संपादक रहा हूं। हाँ, राकेश जी प्लीज बोलिए। बकवास करते रहते हैं राकेश जी प्लीज। नहीं, आप कुछ क्या सवाल बीच में कुछ आप बोलने लगे थे तो मैं चुप हो गया था। नहीं, वो तस्वीर आ रही थी लाइव, वो दिखा दी। अब आप प्लीज कंक्लूड कीजिए। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, बीच में इंटरप्ट हो गया ना। उसमें आपने हमसे पूछा था विपक्ष का पक्ष के डर की बात ही नहीं यहाँ पे। यदि सच है, सच के साथ खड़े हैं, हमारे देश की संस्कृति सत्यमेव जयते, मैं किसी से नहीं डरता, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। हम सत्य के साथ खड़े हैं और सत्य जो है वही विजय होता है, जो कितना झूठ बोल ले, चाहे जितना भी हिंदुत्व को जितना नुकसान पहुंचाए कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी में कुछ बैठे कांग्रेस के लोग हों, उससे नुकसान नहीं होगा। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, आप बोलिए ना, हिंदू हैं आप, पहले बोलिए। नहीं, धुआं नहीं उठ गया। अरे आप बोलो ना, हिंदू तो है ही। अरे मैं हूँ हिंदू, मैं घर से बोलता हूँ हिंदू। इनकी निक्कर जब आग लगी तो बोलो ना, धुआं उठ गया। कोई धुआं नहीं उठा। आप नहीं बोल सकते हिंदू हैं, आपको बोलने में शर्म आएगी, आप हिंदू हैं। पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, आप पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। नहीं, राकेश सर, राहुल गांधी तो बताते हैं हिंदू हैं, गौत्र भी बताते हैं अपना, ईशान भाई बताता है हिंदू है, प्राउड हिंदू है। नहीं बोलते। हाँ, वो सब बोलेंगे तो फिर खाता लेके बैठ जाऊंगा मैं राष्ट्रवाद की बात हो रही है, इसलिए मैंने बात कही कि मुझे पक्ष विपक्ष किसी की चिंता नहीं है। 20 सेकंड और दे रहा हूं। ये बिल जरूरी है देश के लिए, मौजूदा हालातों को देखते हुए जरूरी है देश के लिए। भैया ये देश बिल के लिए जरूरी है, जिसको हंसना हंस ले। देश की शुचिता के लिए जरूरी है, देश बढ़ रहा है, 11वें पोजीशन 34 पोजीशन आएगा, देश शुचिता के लिए बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ प्लीज आप बताइए, आर्थिक स्थिति में, सिद्धार्थ जेल से अगर सरकार चले लीजिए आप, तो ये ठीक है क्या? जनता अपने मैंडेट का अपमान ना माने इसको?
सिद्धार्थ भाई प्लीज बताता हूँ पहले ईशान भाई आ रहा हूं, राष्ट्रवादी है, थोड़ा राष्ट्रवाद बताता हूँ। इस भाजपा को इस देश के अगर राष्ट्रवाद की इतनी चिंता है तो इस देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए मुफ्त शिक्षा या मुफ्त स्वास्थ्य का कानून लाने के बदले 14 विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का कानून ला रही। इसका मतलब उसका फोकस कहाँ है? उसका फोकस अपने 140 करोड़ हिंदुओं पर कहाँ है? उसका फोकस तो 14 विपक्षी दलों के ऊपर है। और दूसरी बात, जो प्रधान जी खुशी से अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, सिद्धार्थ भाई प्लीज, अगर बीजेपी बताए आपको कि भैया अच्छी मंशा के साथ आ रही है, तब भी आम आदमी पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी इसका? बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे प्रधानमंत्री पर। भारत की 140 करोड़ जनता में सालाना केवल अपराध होते हैं, यानी 199 शरीफ लोगों में से एक अपराधी होता है। भाजपा का ध्यान उन 199 सज्जन हिंदुओं पर क्यों नहीं लगता? अरे वो तो अरविंद केजरीवाल जी का ही मॉडल है, सब कॉपी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी यही मानती है। राकेश जी, रत्नाकर जी 1 मिनट दे पाऊंगा? रत्नाकर जी, ईशान भाई कंक्लूड तुम करोगे? रत्नाकर जी 1 मिनट। देखिए रोहित जी, ये आज जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ बैठ करके, अगर दिल्ली की जनता ने इनके बातों पर इतना ही भरोसा किया रहता तो इनका सुपड़ा साफ नहीं कर दिया होता। मैं इनका सभी बातों का एक जवाब। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रोहित जी, दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, क्षेत्र ही नहीं, डिबेट हो रहा है, खड़े हो डिबेट हो रहा है, क्षेत्र ही नहीं हो रहा है। शांति रखिए, शांति रखिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ढंग से तमिलनाडु में तो रोहित भाई इनको शांत कराइए, हम मुझे अकेले फ्रेम लीजिए। 140 करोड़ हिंदू अभी देखिए 140 करोड़ हिंदू नहीं है सर, उसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, अलग अलग धर्मों के। रत्नाकर जी बोलेंगे, रत्नाकर जी बोलेंगे, रत्नाकर जी कंक्लूड करिए, देखिए क्लोज करना है शो। विपक्ष जो है ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी ईडी की कार्रवाई होगी या सीबीआई की कार्रवाई होगी, बिना कोर्ट के अनुमति से किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं, मतलब इनको अपनी चिंता है, जनता जाए भाड़ में। ईशान त्यागी 20 सेकंड दे पाऊंगा? ईशान आप खुद कह रहे हो ना, हो सकता है बिल पारित हो जाए, उसके बाद कांग्रेस का स्टैंड क्या? 20 सेकंड। क्रिस, सरकार से अगर आप सवाल पूछेंगे तो सरकार ये जवाब देगी कि ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ आरएसएस के जो प्रचारक हैं यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बन के बैठे, लाइन पर आ जाते हैं। उनकी निक्कर में आग लगी तो उनके मुंह से हिंदुत्व निकल गया, हिंदुत्व निकलेगा। मैं शान से बोलूंगा, मैं हिंदू हूँ, मैं शान से बोलूंगा, हिंदू हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। आपको शर्म हो? ठीक है, वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। रत्नाकर जी थैंक यू सो मच। ईशान भाई प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। रत्नाकर जी ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू। सिद्धार्थ सर आप थोड़ा लेट जुड़े इसलिए कम आ पाया आपके पास, लेकिन इट्स अ प्लेजर, जितना कॉन्वर्सेशन हुआ, थैंक यू सो मच। कुमार राकेश जी, मैं जानता हूं आपने क्या काम किया ग्राउंड पर, मैं जानता हूं सीनियर जर्नलिस्ट अगर हम आपके आगे लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, मैं पर्सनली भी लोगों को पढ़ता हूं, बहुत शानदार काम आपने किया है, उस किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मेरे भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फिलहाल 5 की पड़ताल में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।